नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी ये फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास है। आज हम रिस्पिरेशन इन प्लांट्स है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम जो जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी और सॉयल साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी ये फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास है। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज रिस्पिरेशन पढ़ने वाले। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाई थी और वाटर रिलेशन पढ़ाया था, जो हमारा जैसे कैसे प्लांट जो है इनटेक करते हैं वाटर को, पूरी वो जानकारी आपको दी थी। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो रिस्पिरेशन इन प्लांट हमारा जो आज का चैप्टर है उसकी धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। एक एक चीज़ आपको समझनी है। एज वी नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़। अब भैया कोई भी जिंदा चीज़ है, उसको अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो एनर्जी हमको मिलेगी कहाँ से? वो एनर्जी जो हमको मिलती है उसी को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन, यानी श्वसन। ठीक है, श्वसन से ही तो हमें ऊर्जा मिलती है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट हो, किसी को भी अगर कोई भी लिविंग सबस्टेंस है उसको ऊर्जा चाहिए तो क्या करेगा? श्वसन करेगा। ठीक है, श्वसन से हमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, श्वसन अगर हिंदी में एक बार परिभाषा की बात किया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? भोजन के जारण को श्वसन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या करेंगे? कंबशन ऑफ फूड। कंबशन ऑफ फूड मतलब भोजन का क्या? जलना, यानी कंबशन क्या कहलाता है? रिस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, उसी से तो हमको एनर्जी मिलती है। जब हम जो खाते हैं खाना, उसी का क्या होता है? पाचन होता है। पाचन होता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। यही तो हमारा रिस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द फूड। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीडेशन होगा। किसका? फूड का। ठीक है, फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? रिस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का सेल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं क्या? रिस्पिरेशन। जब सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनाइज टू द रिलीज एनर्जी। जो मुख्यतः होता है, हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, बट प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है वही हमारा जो है मेन एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, आसानी से वो क्या होता है? हमारा वो सिंथेसाइज हो जाता है, जिससे हमें आसानी से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड भी हमारे एनर्जी देते हैं, लेकिन ये कब देते हैं? एडवर्स कंडीशन में देते हैं। ठीक है, एडवर्स कंडीशन जैसे मान लो अब आप खाना नहीं खाए हैं, आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो 2 दिन के बाद आपका क्या होगा? शरीर धीरे धीरे जो शरीर की प्रोटीन होगी वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कमज़ोरी फील होगी। जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा आपको कमज़ोरी फील होगी। ठीक है, आदमी पतला कैसे हो जाता है भैया? जब यही प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने लगता है, क्योंकि बॉडी जो हमारी मोस्टली बनी है वो प्रोटीन से बनी है। जब उसी का ब्रेक डाउन हो के हमको एनर्जी मिलने लगती है, तो वही हमारा क्या होता है? रिस्पिरेशन से वो भी एनर्जी हमको दे रहा था, प्रोटीन भी दे रही है, फैट भी दे रही है, लेकिन मोस्टली हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती तो आप नहीं पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं ना, उसमें ग्लूकोज ही तो होता है। तो ग्लूकोज हमारा क्या? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें क्या करता है? इंस्टेंट तुरंत एनर्जी दे देता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, बेहोश हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं? ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी उसको मिल सके। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्योंकि इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट ब्लड में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। इंजेक्ट करते हैं भैया सीधे सीधे ब्लड में ग्लूकोज को। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग पाचन करना स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन में, तो पहला प्रोसेस जो हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। खैर इसकी बात हम आगे करेंगे, अभी थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको जान लेते हैं, फिर बताएंगे ग्लाइकोलिसिस कैसे काम करता है। ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल एनर्जी कंटेन्ड इन रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिलीज फ्री इन द सेल और द सेल स्टेप्स। ठीक है, क्या होता है? आसानी से जो हमारा रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब क्या? सबस्ट्रेट मतलब भैया जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन, फैट या ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, इनसे आसानी से जो है ऊर्जा रिलीज नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है? वो भी एक स्टेप में तो नहीं, कई सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ रिलीज अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज। क्या होता है? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी केमिकल एनर्जी जो है उससे पैदा होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एटीपी। डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती है, क्या बन जाते हैं? एटीपी बन जाते हैं।
ठीक है। डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनेगी। कार्बोहाइड्रेट का हमारा क्या होगा, अपघटन होगा, टूटेगा, बहुत सारे एंजाइम काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा के सिक्के। क्या लिखा है, हेंस इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन रिस्पिरेशन इज नॉट डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन हमें क्या बनता है, एटीपी बनता है, which broken down whenever the energy यूटिलाइज, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत लगती है तो वही क्या होता है, एटीपी हमारा क्या होता है, टूट कर एनर्जी हमको दे देते हैं। ठीक है, इसलिए एटीपी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा के सिक्के बोलते हैं, नहीं करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। किसको, एटीपी को, क्योंकि ये हमारे क्या है, सिक्के हैं। जैसे आपके पास सिक्के होते, पैसे होते, तो उसका क्या करते हैं आप, पैसे होते जब आपको जैसे सामान की ज़रूरत लगती है आप जाके दुकान को देते हैं, आपको क्या होता है, सामान वो मिल जाता है। वैसे हमारे जो एटीपी होते हैं, जैसे आपको एनर्जी की ज़रूरत लगेगी वैसे क्या करेंगे, एटीपी आप खर्च कर देंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया, दो बेसिस पर हमने इनको बांटा। पहला तो बांट ले रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर, दूसरा यूज ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर। तो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर हम लोग करेंगे या तो यूज करेंगे हम क्या, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग रिस्पिरेशन। मोस्ट कॉमनली यही हमारा होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ हम लोग करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली ग्लूकोज का यूज़ करते हैं ना भैया। एनर्जी को स्टोर हम लोग करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए किस फॉर्म में, जो एनिमल्स हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, और जो वहीं जब प्लांट होते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। तो ये ग्लाइकोजन स्टार्च है क्या, दोनों कार्बोहाइड्रेट ही तो हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट वाला हमारे लिए क्या है, बहुत कॉमन है। इसके अलावा प्रोटीन, फैट या ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। प्रोटीन जब हमारा टूटती है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे उसमें मोस्टली यही दो होते हैं। ठीक है, फैट और ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारे कभी भी यूज़ नहीं होते हैं रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, हालांकि हो सकते हैं लेकिन कभी भी होते नहीं हैं नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। बात करें अगर यूज ऑफ ऑक्सीजन की, तो दो प्रकार का हमारा हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सीजन का यूज करके, या तो होगा भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन, अनुपस्थिति में होगा उसे बोलेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है भैया, अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होगा, इसमें पूरी तरीके से शुगर का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाता है। फर्स्ट सेल ऑन द प्लेनेट, जो पहली सेल बनी होगी प्लेनेट पे, उसमें क्या होगा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन हुआ होगा भैया। ठीक है, और एनरोबोल्स जैसे फैकल्टेटिव या ऑब्लिकेट एनेबोल्स बोला जाता है इनको, एनरोब्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो रिस्पिरेशन करते हैं वो कैसा करते हैं, एनएरोबिक के रूप में करते हैं, इसलिए इनको एनरोब्स बोला जाता है। ठीक है, जो आरबीसी की हमारी सेल पाई जाती है, क्या रेड ब्लड सेल्स, इनमें क्या होता है, हमेशा एनएरोबिक रिस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, मैच्योर आरबीसी की सेल्स जो होती हैं उनमें जो रिस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, एनारोबिक होता है। स्केलेटल मसल्स जो हमारी होती हैं, एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो वो भी क्या करती हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन करती हैं। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन करने लगती हैं। ठीक है, अच्छा आपके अंदर बॉडी में पेन क्यों होता है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में पेन क्यों होता है, पेन क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी में सेल्स पाई जा रही हैं उनमें क्या हो रहा है, एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है। और एनारोबिक रिस्पिरेशन से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड के कारण आपको क्या होता है, दर्द महसूस होता है। जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कसरत करते हैं, ज़्यादा चलते हैं, यानी थकान आपको जो महसूस होती है मेनली वो किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, उसी की वजह से हमें दर्द होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो स्केलेटल मसल्स में हमारा क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एरोबिक में। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन शुगर का होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन पाया जाता है। एनारोबिक एग्जांपल आपको बता दिए कौन कौन से हैं, आरबीसी में होता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारे मसल्स में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या प्लांट भी सांसें लेते हैं क्या, जैसे हम लोग तो सांसें ले रहे हैं भैया, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऐसे क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं। तो लिखा है भैया हाँ करते तो हैं, और हमारी तरीके से ही वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जैसा कि उसमें होता था, जैसे हम लोग करते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। आप लोग कई बार सुने होंगे जो हमारे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो भैया आप क्या करें, गलत पढ़ें ये वाली चीज़। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन होती है वही वो भी लेते हैं। ठीक है, और CO2 ही रिलीज करते हैं रिस्पिरेशन के टाइम पर। हाँ, प्लांट्स जो होते हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हम बाद में अपटेक कर पाते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, श्वसन के टाइम पर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। प्लांट अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जैसे हमारे पास क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, फेफड़े पाए जाते हैं,
ये सबके अलग अलग हैं। ट्रैक्यूल्स पाए जाते हैं किसी में कुछ पाया जाता है एनिमल्स में, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनमें जो गैस का एक्सचेंज होता है वो बहुत माइन्यूट मात्रा में होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत इनको नहीं है, ठीक है। इनके लिए बस स्टोमेटा और लेंटिसेल्स इसी से ये अपना रिस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतर क्या होता है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में। जो भैया एरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसमें हमारे कितने साइकिल्स चलते हैं, देखो सबसे पहले हमारा इसमें चलता है क्या, ग्लाइकोलिसिस चलता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस चलता है। इसके बाद हमारा क्या इसमें चलता है, ऑक्सीडेटिव रिकार्बोनेलेशन चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेनली चलता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। फिर हमारा ईटीएस साइकिल चलता है, ठीक है। इतने सारे साइकिल चलते हैं जब हमारा कंप्लीट रिस्पिरेशन होता है। तो मेनली ये आप एक इसको सेल मान लीजिए, ठीक है। ये अगर एक शेल है तो ये बीच में क्या हमारा दिख रहा है, ये हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो जो हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन होता है उसकी जो ये वाली प्रोसेस है, ये एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। जबकि क्रेब्स साइकिल और बाकी सारे जो हमारे ये नीचे चलने वाले ईटीएस है, क्रेब्स साइकिल, ये सारे कहाँ चलते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है भैया, आपको पता है भैया, जो भोजन हमारा बना था फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या बना था, C6H12O6 बना था, मतलब ग्लूकोज बना था। इसी ग्लूकोज में हमारा क्या होता है, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी, उसके बाद क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होता है 6 CO2 रिलीज़ होते हैं और हमारा कुछ पानी रिलीज़ होता है, जिससे हमारा 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ हो पाती है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, इसलिए तो एरोबिक बोला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर जल भी बन रहा है, 6H2O बन रहा है, आपको पता है जल बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा 4 स्टेप होते हैं इसके, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ईटीएस, ठीक है। और ये हमारा होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पे होता है एरोबिक। अगर एनारोबिक की आप बात करेंगे तो भैया ये पूरा कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोलिसिस वाली प्रक्रिया सिर्फ वही होती है, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस है सिर्फ वही कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस में हमारा क्या होता है भैया, एक ग्लूकोज से क्या होता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। फिर वही पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है तो क्या करता है, उसी से बना लेता है एथिल एल्कोहल, जिसे हम बोलते हैं क्या, दारू। किण्वन की क्रिया होती है ना, फर्मेंटेशन, तो क्या बनता है, हमारा दारू बनती है, ठीक है। तो हमारा क्या बना जाता है, एथिल एल्कोहल। ऐसे जो हमारा पायरुविक एसिड होता है दूसरी चीज़ बना सकता है क्या, लैक्टिक एसिड बना सकता है, जिसके कारण आपको अभी बता रहे थे कि आपके क्या मसल्स में पेन होता है जब आप थकते हैं, तो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि उसमें क्या होने लगता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। तो अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन आपको बता चुके हैं कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। दो चीज़ें बन सकती हैं क्या, एथिल एल्कोहल बन सकता है या लैक्टिक एसिड बन सकता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। CO2 तो इसमें जो है मे नॉट भी रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जल तो नहीं बनेगा, ठीक। उसके अलावा जो है एनर्जी इसमें जो है जितना इसमें पैदा हो रही है उसका 7% से भी कम एनर्जी पैदा हो पाएगी, क्योंकि यहाँ जो सिर्फ क्या चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस हमारे लिए कितने ATP बनाता था, सिर्फ 2 ATP, जबकि यहाँ पर कंप्लीट साइकिल अगर चलता है तो हमारा 38 से लेकर 36 से लेकर 38 तक ATP बनते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। और ये हमारा होगा कंप्लीट कहाँ, पूरा ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा सिर्फ साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इधर जितना ग्लाइकोलिसिस वाला पोर्शन था वो भी साइटोप्लाज्म में था, इधर कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस हो ही रहा है तो ये भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट की। अगर बात किया जाए तो ग्लाइकोलिसिस जब हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें भैया क्या होता है, 2 ATP तो हमारे डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। जब ग्लाइकोलिसिस एक लंबा प्रोसेस है, अब कंप्लीट पढ़ाने की हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उससे आएंगे नहीं, ठीक है। हम पढ़ा तो आपको दें कि भैया एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमारा 1,6 डाइफास्फेट बनता है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि भैया जो हमारा ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ, एक ग्लाइकोलिसिस में हमारा कितना ATP बना, तो भैया देखो 4 ATP हमारा बनता है, जिसमें पहले हमारा क्या होता है, दो पहले खर्च होता है, ठीक है। पहले हमारा 2 खर्च हो जाता है और हमारा उसके बाद क्या होता है, 4 ATP बनता है, मतलब टोटल हमारा क्या 2 ATP का लाभ हो पाता है, ठीक है। इसीलिए देखो जब आदमी बीमार होता है ना, जब बीमार आदमी होता है तो उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज पिलाने को नहीं देते हैं, सीधे क्या करते हैं, नस में चढ़ाते हैं। क्योंकि अगर हम उसको ग्लूकोज पिलाते हैं तो पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगा, और जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगा तो उससे क्या मांगेगा, पहले कहेगा 2 ATP हमारे ऊपर खर्च करो तब हम तुमको 4 देंगे, और उसके पास इतनी ताकत तो होती नहीं कि वो 2 ATP खर्च कर पाए अपने शरीर से, इसीलिए क्या करते हैं, सीधे ब्लड में चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा ये 2 ATP वाला जो हमारा लॉस होने वाला था पहले वो ना हो। तो ग्लाइकोलिसिस में हमको सीधे सीधे क्या मिलता है, 2 ATP मिल जाता है। इसके अलावा 2 NADPH मिल जाता है, हमारा क्या 2 NADPH मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, 2 NADPH 2।
अगर 2 NADPH2 मिलता है तो एक NADPH2 जो हमारा होता है जब ब्रेकडाउन इसका होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो टोटल हमारा एक NADPH क्या देता है, 3 ATP के बराबर एनर्जी देता है। ठीक है, 3 ATP से बनते हैं। ठीक, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा अंतर है। जो प्रोकैरियोट्स हमारे होते हैं वो तो भैया सीधे सीधे क्या करते हैं भैया, इसी को तोड़ लेते हैं। 2 NADPH हमारा मिला तो इससे हमारा क्या 6 ATP इससे भी बना लिए, तो उससे उनको कितने मिल गए, 8 ATP यहाँ पर मिल गए सीधे सीधे। 2 डायरेक्ट मिले तो 6 से मिल गए, यानी ग्लाइकोलिसिस से उनको मिल गए 8 ATP। ठीक, लेकिन अगर भैया बात करें हम क्या यूकैरियोट्स की यानी ह्यूमन की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, ये भैया जो NADH2 है उनका चेंज हो जाता है किसमें, FADH2 में। अब FADH2 हमें सिर्फ 2 ATP दे पा रहा था, तो 2 FADH2 से हमारा क्या बनाएंगे, सिर्फ 4 ATP बना पाएंगे। तो टोटल हमारे इसमें कितने 6 ही ATP बन पाएंगे। इधर हमारा 8 बन रहे थे, जबकि ये हमारा किसमें था, यूकैरियोट में, ये हमारा प्रोकैरियोट में, ये हमारा यूकैरियोट में था। ठीक है, यूकैरियोट में कौन कौन से आते हैं चीज़ें, एनिमल और प्लांट्स आते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में हमारा बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोकैरियोट्स में। ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑक्सीडेशन और डिकार्बोनेशन की बात किया जाए तो दोनों में भैया 6 ATP बनता है। ठीक है, क्रेब साइकिल में अगर टोटल आप बात करेंगे तो हमारा 2 ATP तो डायरेक्ट बनता है। ठीक है, इसके अलावा 6 NADH बनते हैं और 2 हमारे FADH बनते हैं। तो 6 तियाँ 18 ये हमारा बना देगा ATP, और 2 FADH से हमारा 2 दूनी 4 बनेगा। ठीक है, बताए ना, एक NAD से कितना बनेगा, 3 ATP, और एक FAD से कितना बनेगा, 2 ATP। ठीक है, ध्यान रखना इतना। तो हमारा टोटल जो हमारा 36 ATP बनते हैं, किसमें बनते हैं, हमारा यूकैरियोट्स में बन जाते हैं। यानी ह्यूमन में कितने बनते हैं, यूकैरियोट्स में 36, जबकि प्रोकैरियोट्स में कितने बनते हैं, 38 ATP टोटल श्वसन से बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एनारोबिक रिस्पिरेशन की, यानी जो हमारा अनाक्सी श्वसन है उसकी बात करें, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ ये 2 ATP ही बन पाते हैं। हालांकि ये बनता तो NADH है, लेकिन NADH को ब्रेक करके ATP बनाने के लिए आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ये तो उसमें होता नहीं है। उसमें क्या होता है भैया, ये 2 ATP ही सिर्फ बन पाते हैं। तो अगर तुमसे पूछे एरोबिक रिस्पिरेशन में कितने ATP बनेंगे, तुम बताओगे 36 या 38। 36 हमारे कहाँ बनते हैं, बताओगे यूकैरियोट्स में। 38 कहाँ बनते हैं, बताओगे प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और एनारोबिक अगर पूछेगा तो टोटल कितने, सिर्फ 2 ATP ही उसमें बन पाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हमारा रिस्पिरेटरी कंटेंट। तो रिस्पिरेटरी कंटेंट हमारा क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि भैया जितनी हमने क्या किया, ऑक्सीजन इनटेक की, और उसमें से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ की, इसी के अनुपात को हम बोलते हैं क्या, RQ वैल्यू। क्या बोलते हैं, RQ वैल्यू। जैसे हमारा अगर बात करें हम, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जब हम अपघटन करते हैं तो जितनी हम जो है O2 लेते हैं उतनी CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, मान लो हमने 10 यूनिट जो है क्या लिया, ऑक्सीजन इनटेक किया, तो हम क्या करेंगे, 10 यूनिट ही CO2 रिलीज करेंगे। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसकी RQ वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अगर फैट में बात करेंगे तो फैट में हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहा है 145, जबकि रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या, 102। तो नीचे हमारा 145, ऊपर हमारा 102, हमेशा क्या होगा, 1 से कम आएगा। ठीक है, तो इसमें होता है 0.7 जब हम फैट का करते हैं। ऐसे हमारा प्रोटीन का भी कम ही होता है, 1 से 0.9 होता है। अगर हम बात करें किसकी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं कर रहे हैं, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो भैया नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं क्या, 0 ले ही नहीं रहे। CO2 हम जितनी भी रिलीज करें उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या के अगर बटे में हम ऊपर चाहे 1000 लिख दो चाहे 100 लिख दो, अगर नीचे बटे में 0 आ गया, इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिट आएगा। इसीलिए हमारा जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है उसकी RQ वैल्यू क्या होती है, हमेशा इन्फिनिट होती है। ठीक है, ऐसे हम बात करें सकुलेंट प्लांट की, तो सकुलेंट प्लांट क्या करते हैं भैया, ऑक्सीजन तो खूब इनटेक करते हैं, लेकिन वो CO2 रिलीज ही नहीं करते हैं। अगर CO2 रिलीज ही नहीं करेंगे तो नीचे अब तुम चाहे 1000 लिख दो, ऊपर जब हमारा 0 है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 ही आएगा। तो सकुलेंट प्लांट में हमारा क्या होता है, RQ वैल्यू हमेशा 0 होती है, जबकि ऑर्गेनिक एसिड में हमारा क्या होता है, RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आप इसी से हमारा क्या हुआ, प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।